हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि आखिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। इट इज अ टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये एक टेक्निक है बाय विच वी गेट सच अ वैल्यू ऑफ सीरीज, जिसकी मदद से हमें क्या मिलता है, हमें एक वैल्यू ऑफ सीरीज मिलती है विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज, जो रिप्रेजेंट करती है पूरे सीरीज को। यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हमें मिलती है एक ऐसी वैल्यू जो वैल्यू पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। अब सुनो ध्यान से, इसका एग्जांपल क्या होगा। सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो सेल है वो हर महीने अलग अलग है। अगर मान लो जनवरी में उसकी जो है 1 लाख की सेल हुई, फरवरी में उसकी 2 लाख की सेल हुई, मार्च में उसकी 5 लाख की सेल हुई, अप्रैल में उसकी 7 लाख की सेल हुई, तो हर महीने अलग अलग सेल की अमाउंट निकल कर आ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऐसी अमाउंट बताओ जिससे हम जो है उस कंपनी की पूरे साल की सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप हर महीने की सेल को उठाओगे और उसका एवरेज निकाल लोगे और एवरेज वैल्यू निकालकर बोलोगे ऑन एन एवरेज इस कंपनी की इतनी सेल हुई है। तो आपने किया क्या, एवरेज निकाल लिया। मतलब एवरेज का मतलब हो गया वो वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी पूरे साल की हर महीने की सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज हर महीने इतनी सेल हुई होगी। समझ में आ रही है कोई बात। तो यहाँ पर जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक ऐसी टेक्निक है जो हमें एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करवा देती है जो वैल्यू पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकती है। सच अ वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज। इस वैल्यू को आप एवरेज कह सकते हो। और सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू तो है ही, बिल्कुल बीच की वैल्यू है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो ना कम है ना ज्यादा है, एवरेज है। हम कहते हैं ना ऑन एन एवरेज कितना होगा, तो ये एवरेज वैल्यू को ही हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, आखिर क्या जरूरत है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो देखते हैं सबसे पहला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज कंडेंसिंग। कंडेंसिंग क्या होता है, कंडेंसिंग का मतलब होता है चेंज, कंडेंसिंग द मास ऑफ डाटा इन वन सिंगल वैल्यू। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करता क्या है, चेंज करता है, कन्वर्ट करता है मास ऑफ डाटा। मतलब बहुत सारा डाटा जो होता है उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। उससे होगा क्या, इनेबल अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द एंटायर डाटा। उससे हमें जो है आइडिया लग जाता है पूरे एंटायर डाटा का। मैंने आपको बताया एग्जांपल सेल वाला, बहुत सारा मास डाटा था, हर महीने की सेल थी। हमने क्या करा, उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया एवरेज निकाल के, और जो एवरेज वैल्यू है वो पूरे साल की हर एक महीने की सेल का आइडिया दे रही है हमें। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल है, इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द इंडिविजुअल्स इनकम ऑफ मिलियंस ऑफ अर्निंग पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर तो इतने सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं, इतने सारे इंडिविजुअल्स इनकम कमाते हैं, तो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो हर एक की इनकम याद करना तो पॉसिबल नहीं है, याद रखना तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक इंडिविजुअल कितना कितना कमा रहा है। तो हम करते क्या है, सबकी इनकम का एवरेज निकाल देते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान इतनी इनकम कमाता है, और उस ऑन एन एवरेज की अमाउंट से हम पूरे कंट्री के इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सुना होगा पर कैपिटा इनकम। सरकार बोलती है कि देश में पर कैपिटा इनकम इतनी चल रही है, यानी पर पर्सन इंडिविजुअल की इतनी कमाई है। वो जो पर कैपिटा इनकम होती है वो पूरी कंट्री के हर एक इंडिविजुअल्स की इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बट इफ द एवरेज इनकम इज ऑब्टेन्ड, वी गेट वन सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। तो क्लियर हो गया आपको। दूसरा सिग्निफिकेंस देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो इनेबल अस टू कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ डाटा टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमें कंपैरिजन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि एक मास डाटा जब एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। बहुत सारा डाटा होगा तो उसमें कंपैरिजन करना, उसको समझना अपने आप में कॉम्प्लिकेट साबित होगा। लेकिन अगर एक सिंगल वैल्यू निकल के आ जाए जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एवरेज सेल फिगर ऑफ अप्रैल मे बी कंपेयर्ड विद सेल फिगर ऑफ प्रीवियस मंथ। तो अप्रैल में अगर हम कहें, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में हर दिन कुछ ना कुछ सेल हुई होगी। 1 तारीख को कुछ सेल हुई होगी, 2 को हुई होगी, 3 को हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, 30 दिन की सारी सेलों को इकट्ठा करेंगे और उसका ऑन एन एवरेज निकाल देंगे और कहेंगे अप्रैल में इतनी सेल हुई है, और फिर ऐसे ही हम हर महीने का निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम जो है अप्रैल की महीने की सेल को कंपेयर कर सकते हैं मार्च की महीने की सेल से, प्रीवियस मंथ की सेल से, फरवरी की महीने की सेल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जबकि हम ऑन एन एवरेज अगर महीने की सेल का ना निकालते और डे बाय डे चलते तो हमें कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता। हर दिन की सेल अगर हम देखने बैठ जाते और उससे कंपैरिजन करते तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम हो जाता हमारे लिए। तो यहाँ पर ये काम आसान हो गया हमारा, किसकी वजह से, सेंट्रल टेंडेंसी की वजह से।
हमने एक ऐसी वैल्यू निकाल दी जो पूरे सीरीज को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि आखिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, उसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। तो अब आगे चलते हैं। क्राइटेरिया फॉर एन आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब हम कह सकते हैं एक आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी एक गुड सेंट्रल टेंडेंसी, एक अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी का क्राइटेरिया क्या क्या होता है, किस बेसिस पे एक सेंट्रल टेंडेंसी को, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को, पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसी उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी या ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, जब हम कह सकते हैं कि वो जो सेंट्रल टेंडेंसी वाली वैल्यू है वो एक आइडल मेजर है। तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या ये सारी कंडीशंस वो वैल्यू फुलफिल करनी चाहिए। और वो सब चीजें क्या है देख लेते हैं। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, वो आसानी से समझ में आना चाहिए। इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, आसानी से कैलकुलेट हो जाए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, वो तो बात सही है। सीरीज के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आइटम्स, आइटम्स बोल लो आप, या फिर मैंने कहा था आपको हर महीने की सेल, हर महीने की सेल को ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो सेल है उसमें जनवरी वाले महीने की सेल को हम एक ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, फरवरी वाले महीने की सेल को हम दूसरा ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। इस तरीके से हम कहते हैं कि एक सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू होती है वो सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होनी चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए। फोर्थ क्या है, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड सो दैट डिफरेंट पर्सन मे नॉट इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। तो ये जो है रिजिड होनी चाहिए, ये वैल्यू जो निकल के आई ये रिजिड होनी चाहिए, यानी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ताकि जो है अगर कोई दूसरा पर्सन इसको देख रहा है तो वो इसका मतलब कुछ और ना समझे, इसको किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट ना करे। ये ना हो कि हर बार चेंज हो रही है, ये एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। और फिक्स कब होगी, जब वो करेक्ट आप निकालोगे, करेक्ट निकालोगे तो ऑटोमेटिकली फिक्स होगी, सही तरीके से अगर आप फॉर्मूला लगाओगे। इट शुड बी स्टेबल एंड अनअफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मतलब क्या इस बात का, ये स्टेबल होनी चाहिए और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, मैंने कहा था आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सेल, तो हर महीने की सेल हमने पकड़ी थी और एक ऑन एन एवरेज हमने सेल निकाल ली थी। तो मैं आपको कहता हूं कि आपने जो भी फॉर्मूला लगाया होगा उसमें, जिस भी तरीके से आपने ऑन एन एवरेज सेल निकाली होगी, आपने एक वैल्यू निकाल ली होगी जो आपकी पूरे साल की सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं कहता हूं वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए, वो वैल्यू अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। किस वजह से, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से। अब ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या होता है, अब अगर मान लो हमने जनवरी से दिसंबर तक का डाटा नहीं लिया, जनवरी से लेकर जून तक का डाटा लिया और फिर उसका ऑन एन एवरेज निकाला, तो वो ऑन एन एवरेज सेम ही आना चाहिए जो ऑन एन एवरेज आपका आ रहा था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, वही ऑन एन एवरेज आना चाहिए आपका जनवरी से लेकर जून तक का। या फिर अगर हम पकड़ लें कोई भी महीना उठा लें, फरवरी से उठा लें और अगस्त तक की सेल को पकड़ लें और उसका ऑन एन एवरेज निकाल दें, तो भी हमारा एवरेज सेम ही आना चाहिए जो पहले आ रहा था। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, सैंपलिंग के तौर पर कोई भी महीने को उठा ले रहे हैं, उसका एवरेज निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ये जो एवरेज है ये सेम ही होना चाहिए जो एवरेज हमने सबसे पहले निकाला था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। यानी अगर आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एवरेज सही निकाला है, सही अजम्पशंस के साथ निकाला है, सही टेक्निक, सही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, तो हम किसी भी महीने की सेल को सैंपल के तौर पर उठा लें, हमारा ऑन एन एवरेज वही आंसर आना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? इसको हम और एग्जांपल से देखेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इट शुड हैव सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो सीधी बात है कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल करोगे ही आप ऑन एन एवरेज निकालने के लिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। आपको एक्सट्रीम का मतलब पता होना चाहिए, एक्सट्रीम का मतलब होता है किनारा। किनारे का मतलब क्या है, उसी एग्जांपल पे चलते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सेल थी, तो ये बताओ ये पूरे सीरीज के अंदर किनारा क्या है, जनवरी एक किनारा है और दिसंबर एक किनारा है, यानी ये दोनों एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है हमारे। इस एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की जगह, यानी जनवरी और दिसंबर की जगह, अगर मैं आपको कह दूं आप जो है एक काम करो, जनवरी की जगह फरवरी को पकड़ लो और नीचे से दिसंबर की जगह नवंबर को पकड़ लो, तो आपने क्या किया, अपने एक्सट्रीम को चेंज कर दिया, नया एक्सट्रीम का प्रेजेंस हुआ, यहाँ पर नया एक्सट्रीम आया। अब एक्सट्रीम क्या बन गया, फरवरी और नवंबर। अब मैं कहता हूं फरवरी से लेकर नवंबर तक की जितनी सेल है इन सबका एवरेज निकालो। ये जो एवरेज है ये लगभग उतना ही आना चाहिए जितना जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एवरेज आ रहा था। यानी अगर जब आपका एक्सट्रीम चेंज होता है, आपके किनारे चेंज होते हैं, तो आपका जो वैल्यू है वो लीस्ट अफेक्ट करनी चाहिए, कम से कम अफेक्ट करनी चाहिए। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और वो कम से कम अफेक्ट तो करेगी अगर आपकी वैल्यू जो है वो स्टेबल है। आपका एवरेज अगर स्टेबल है तो वो कम से कम वैसे भी अफेक्ट करेगा। तो क्लियर हो गया आपको, ये हमारे आइडल्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। तो ये थोड़ी बहुत थ्योरी थी जो मैंने करवा दी, एग्जाम्स में थ्योरी के नाम पर पूछा जा सकता है।
अब चलते हैं सीधे अपने प्रैक्टिकल पॉइंट पे। फॉलोइंग अदर डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम अलग अलग मेजर्स से सेंट्रल टेंडेंसी को निकालते हैं। तीन हमारे पास मेजर्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन के अंदर भी हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक मीन को। तो अरिथमेटिक मीन को ही हम मीन भी कहते हैं। तो जनरली जो हम मीन कहते हैं वो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। अगर जब तक ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन स्पेशली ना कहा जाए, स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हुआ हो, तब तक आप मान के चलोगे कि मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन ही है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डाटा बाय अ सिंगल वैल्यू। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है कौन सा? अरिथमेटिक मीन, जो रिप्रेजेंट करता है एंटायर डाटा बाय अ सिंगल वैल्यू। तो ये तो हमें क्लियर है कि सिंगल वैल्यू निकालनी होती है इसमें। द अरिथमेटिक मीन of series of items is obtained by adding values of the item and dividing by the number of items। इसका मतलब क्या है? जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो हमें मिलता कैसे है? हम करते क्या है, हम सारी आइटम्स को ऐड ऑन कर देते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या इस बात का? हम जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सभी हर महीने की सेल को ऐड ऑन करेंगे और ऐड ऑन करने के बाद दिसंबर से लेकर जनवरी तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 12 महीने, 12 महीने की सेल है ना ये, तो 12 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाता है। इसको एग्जांपल से देखेंगे, अभी समझेंगे। आपको वैसे भी पता है अरिथमेटिक मीन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रही 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन करते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अरिथमेटिक मीन इज ऑफ टू काइंड, एक सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा वेटेज अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम सिंपल अरिथमेटिक मीन को देखेंगे। उसको देखने से पहले आप एक नोट देख लो। स्टैटिस्टिकल सीरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है कंटीन्यूअस सीरीज। अब ये तीनों होती क्या है एक बार देख लो। इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है एग्जाम्पल पे? डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे वर्कर्स का डेली वेजेस दे रखा है। 5 वर्कर्स हैं, एक वर्कर को 25 रुपए मिलते हैं डेली के, दूसरे को 30 रुपए, तीसरे को 35, चौथे को 40 और पांचवे को 45 रुपए। तो अगर इस तरीके का आपके सामने कोई डाटा दिया हुआ है, 5 वर्कर्स बता रखे हैं, 5 स्टूडेंट्स बता रखे हैं, 5 एम्प्लॉइज बता रखे हैं, 5 महीने बता रखे हैं और उनसे रिलेटेड कोई डाटा दे रखा है और इतनी बातें दे रखी हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, तो आप इस टाइप की सीरीज को कहोगे इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल डाटा दे रखा है और वो डाटा क्या है? वेजेस ऑफ दी वर्कर्स। अब डिस्क्रीट सीरीज देखोगे तब आपको इसके बीच कंपैरिजन समझ में आएगा कि इसमें और उसमें अलग क्या होता है। अब एक सेकंड के लिए जिसको ये समझ में नहीं आया उसको मैं बता दूं, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन किस तरीके से निकलता है। अगर हमें इसका अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 25 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 45। क्या है ये? वैल्यू ऑफ आइटम्स है। इनको हमने ऐड ऑन किया। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। आप नंबर ऑफ आइटम्स को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बातें किए, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हम इन सबको ऐड ऑन करके 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। तो अब क्लियर हो गया होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आई। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं एक पर्टिकुलर क्लास के, स्टूडेंट्स के मार्क्स आए कितने में से? 50 में से 20 मार्क्स आए कितने स्टूडेंट्स के? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है यहाँ पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 20 मार्क्स आए 30 स्टूडेंट के, 25 मार्क्स आए 20 स्टूडेंट के, 30 मार्क्स आए 15 स्टूडेंट के, 35 मार्क्स आए 17 स्टूडेंट के, 40 मार्क्स आए 10 स्टूडेंट के और 45 मार्क्स आए 8 स्टूडेंट के। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 30 स्टूडेंट के। 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 20 स्टूडेंट के। 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 15 स्टूडेंट के। तो टोटल ये जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास में, इन स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए, यहाँ पर ये बात बता रखी है। तो यहाँ पर 2 चीजें दे रखी हैं, एक मार्क्स और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो इसी टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब देखते हैं तीसरी सीरीज जो कि होती है कंटिन्यूअस सीरीज, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल सीरीज। अब यहाँ पर नई बात क्या है? यहाँ पर भी मार्क्स ऑब्टेन इन अ क्लास, यहाँ पर भी एक क्लास के मार्क्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर मार्क्स किस तरीके से दे रखे हैं, डाटा को देने का तरीका देखो, डाटा किस तरीके से आपके सामने रखा गया है, बस वही सीरीज बता देता है। जिस तरीके से डाटा रखा है उसी तरीके की सीरीज होती है। यहाँ पर किस तरीके से दे रखा है? 0 से 10 मार्क्स, यानी 0 से लेकर 10 मार्क्स तक के बीच वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। 10 से 20 मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स तक के बीच वाले स्टूडेंट कितने हैं? 7। 20 से 30 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स तक के बीच वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 13। उसी तरीके से 30 से 40 20 स्टूडेंट है, 40 से 50 वाले 11 स्टूडेंट है, 50 से 60 वाले 8 स्टूडेंट है, 60 से 70 वाले 6 स्टूडेंट है और टोटल 70 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने? यहाँ पर क्लास में डिवाइड कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इतने से इतने के बीच हमने डिवाइड कर दिया।
10 से 20 वाली रेंज में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 7 स्टूडेंट। इस रेंज को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो मैं कहूँ अगर 10 से 20 वाले क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 7 स्टूडेंट। 20 से 30 वाले क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट आते हैं? 13 स्टूडेंट। 30 से 40 वाले क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट आते हैं? 20 स्टूडेंट। और ये आपको पता है मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहा था, ये वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट हैं ऐसे वाले या इस रेंज वाले। तो जब आपको क्लास इंटरवल भी दे रखा हो, यानी क्लास भी बता रखी हो इस तरीके से, रेंज भी बता रखी हो और साथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी बता रखी हो, तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज। तो आपको तीनों तरीके की सीरीज के बीच डिफरेंस क्लियर हो गया? नहीं भी हुआ, कोई डाउट है तो अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स पूरे चैप्टर में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ऊपर हम कहां पर थे? तो हम देख रहे थे अरिथमेटिक मीन्स इज ऑफ टू काइंड्स, एक सिंपल वाला एक वेटेड वाला। तो हम सिंपल वाला अरिथमेटिक मीन देखेंगे पहले। सिंपल अरिथमेटिक मीन की बात करूं तो अरिथमेटिक मीन कैन बी कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन को निकालने के, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। एक बात देख लो, यहाँ पर तीनों मेथड सही, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ऊपर हमारा आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या था कि आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी तरीके से निकालो, अगर आपने सही निकाला है तो आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर तीनों ही फॉर्मूले से हमारा एवरेज सेम आएगा, अरिथमेटिक मीन सेम आएगा। तो हम एक एक करके सभी मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को देखेंगे। अभी हमने देखा था सीरीज 3 टाइप की होती हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में इन तीनों मेथड्स को लगाकर अरिथमेटिक मीन किस तरीके से निकाला जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास हमारे सामने फॉर्मूला होता है एक्स बार। एक्स बार क्या है? यहाँ पर एक्स बार है हमारा अरिथमेटिक मीन, यानी मीन को डिनोट करने के लिए यहाँ पर हम एक्स बार का इस्तेमाल करते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम सिग्मा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो ये सारे टर्म क्या है उसको नीचे डिफाइन किया हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है सम, अगर आपके सामने कहीं पे भी सिग्मा है उसका मतलब होता है सम, यानी हमें जो है ऐड ऑन करना है, सबको प्लस करना है। और अगर बात करें एक्स बार की, एक्स बार का मतलब क्या है मैंने बता दिया, अरिथमेटिक मीन या फिर आप अरिथमेटिक एवरेज बोल सकते हो। सिग्मा एक्स का मतलब हो गया हमें ऐड करना है, तो टोटल ऑफ ऑल आइटम्स या ऑल ऑब्जर्वेशन, हमने सबका टोटल करना है। टोटल करके जो आएगा यानी सम करके जो आएगा वही हमारा सिग्मा एक्स होता है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन मैथमेटिक्स। तो अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है 10 स्टूडेंट्स का। यहाँ पर मार्क्स बता रखे हैं कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने कितने आए, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 75। आपको देखो सिर्फ मार्क्स दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, ये पता है आपको कि ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो ये एक रॉ डाटा है, ये इंडिविजुअल सीरीज की पहचान है। तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन निकालने का? अभी ऊपर आपको दिखा रखा है मैंने, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम, मैंने आपको बताया था। और ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, ये जो आइटम्स होते हैं इसको हम एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब हो गया आप इन सबको सम कर दो, इन सबके सम को हम सिग्मा एक्स डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सम कर देंगे इन सबका और डिवाइड करेंगे एन से। एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ आइटम्स, कितने? 10 है। तो 600 अपॉन 10, हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया 60। तो ये जो 60 मार्क्स हैं, 60 वैल्यू आई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को, इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अब बात करें हमारे दूसरे मेथड की, जो कि हमारा शॉर्टकट मेथड, या इसका एक और नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है इसका मीन इक्वल टू, यहाँ पर आपको पता है एक्स बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन या फिर आप इसको मीन बोल सकते हो। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डीएक्स, ये सिग्मा का मतलब हो गया सम, सिग्मा डीएक्स अपॉन में एन। अब ये चीज क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अभी अज्यूम्ड मीन क्या होता है? अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? अज्यूम का मतलब होता है आपने खुद अज्यूम करना है, खुद अजम्पशन लगानी है, मन में कुछ भी एक वैल्यू सोचनी है। सोचोगे किसमें से कहां से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अज्यूम मीन का मतलब है आपको अज्यूम करना है। सिग्मा डीएक्स का क्या मतलब होता है? सिग्मा का मतलब तो सम होता है, तो डीएक्स का मतलब क्या होता है? डीएक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए। ध्यान से सुनो, डीएक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है मैंने आपको बताया था, हर आइटम को एक्स बोलते हैं। ऊपर हमारे मार्क्स दे रखे थे, ये देखो आपके मार्क्स दे रखे थे 50, 54, 56, 58, ये 50 हमारा एक्स था, 54 हमारा एक्स था, इन सभी एक्स को हमने ऐड किया था तो हमारा सिग्मा एक्स बना था। ये जो इंडिविजुअल आइटम्स होती है इसको हम एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया एक्स में से ए को माइनस कर देना, यानी हर इंडिविजुअल आइटम्स में से आप अज्यूम मीन जो आप सोचोगे अज्यूम करोगे उसको माइनस कर देना, जो निकल कर आएगा उन सबको ऐड कर देना, आपका सिग्मा डीएक्स निकल कर आ जाएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा। लिखा क्या है यहाँ पर, आपको डेविएशन निकालना है अज्यूम मीन से।
डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, एक्स में से ए को माइनस कर रहे हैं। माइनस का मतलब भी डिफरेंस होता है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स और ए के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहाँ हम दोनों के बीच डेविएशन कर रहे हैं, यानी डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये कह रहा है जितना भी डेविएशन आएगा अज्यूम मीन से, उसको आप ऐड कर देना, यानी एक्स माइनस ए से जो वैल्यू निकलेगी उसको आप ऐड कर देना। आपको अभी क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स बाय शॉर्टकट मेथड। रेफर क्वेश्चन नंबर 1। वही क्वेश्चन नंबर 1 के जो डाटा दे रखा है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डाटा हमारे पास सिंपल था, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे थे। हमने इस तरीके से एक टेबल बना लिया, मार्क्स लिख दिए 10 स्टूडेंट्स के, और जो मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम एक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर 50 हमारा एक्स है, 54 एक्स है, 56 एक्स है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर सिग्मा डीएक्स। तो सिग्मा डीएक्स कैसे निकलेगा, सिग्मा डीएक्स निकलेगा, मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स माइनस ए से सिग्मा डीएक्स निकलेगा। तो एक्स माइनस ए निकाल लेते हैं। सिग्मा तो सिंपल सी बात है, सबको ऐड करोगे तो सिग्मा अपने आप बन गया, सिग्मा का मतलब ही प्लस होता है। तो एक्स माइनस ए कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको ए चाहिए, और ए क्या होगा, ए मैंने कहा था आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने अज्यूम करने वाला डाटा दे रखा है। आप इन सब में से, ये सब आइटम में से या ये सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक आइटम को उठा लो और अज्यूम कर लो, और उसको अज्यूम मीन मान लो। अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर माइनस में ना निकले, आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपको क्या करना चाहिए, आपको बीच का कोई भी एक नंबर ले लेना चाहिए। मतलब ये 10 आइटम है, तो आप 1 2 3 4 यहाँ से ऊपर से 4 अलग करो, नीचे से भी 4 अलग करो। बचा कौन सा, 60 और 59, दोनों में से कोई भी एक नंबर को अज्यूम मीन मान लो। 59 को मानोगे तब भी वही आंसर आएगा, 60 को मानोगे तब भी वही आंसर आएगा। अगर आप इनमें से कोई भी उठा के उसको अज्यूम मीन मान लोगे, आंसर तब भी वही आएगा। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि अगर आप बीच वाली वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू भी उठाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा। हमने यहाँ पर 61 उठा लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उठा लो। 61 ले लिया, आप 60 भी ले सकते थे, 59 भी ले सकते थे, क्या फर्क पड़ता उस बात से, आंसर तो सेम ही आना है। तो 61 ले लिया, 61 हमारा अज्यूम मीन हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स का मतलब होता है हर एक आइटम को हम एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स माइनस ए निकालना है। 50 माइनस 61 करेंगे, हमारा -11 आएगा। 54 माइनस 61 करेंगे, -7 आएगा। 56 माइनस 61 करेंगे, -5 आएगा। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 60 माइनस 61 करेंगे, -1 आएगा। 61 माइनस 61 करेंगे, 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे पॉजिटिव में आना शुरू हो गया। 62 माइनस 61 1 प्लस में आ गया। 65 माइनस 61 +4 हो गया। 75 माइनस 61 +14 हो गया। अब जो माइनस वाले हैं उसको इकट्ठा कर लो, प्लस वाले इकट्ठा कर लो, सबको ऐड कर लो आपस में, कैलकुलेटर से सबको ऐड कर लो, तो निकलकर आपके सामने क्या आएगा, -10। तो x माइनस ए का मतलब क्या होता है, dx। मैंने आपको बताया था x माइनस ए का मतलब ही dx होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना सिग्मा dx, इस dx का मतलब है x माइनस ए। तो x माइनस ए dx है आपका, तो आपने हर एक आइटम का dx निकाला। तो सबके dx निकालने के बाद सबके dx को ऐड कर दो, तो आपका बन गया सिग्मा dx। सिग्मा का मतलब तो ऐड करना ही होता है। तो सिग्मा dx आ गया हमारे सामने -10। हम फॉर्मूले में लगाएंगे, हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। हमारे सामने फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन निकालने का, a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। आपको a पता है, अज्यूम मीन 61 हमने अज्यूम किया था। सिग्मा dx हमारे सामने निकल चुका है -10। n हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा -1। 61 -1 60, अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे सामने 60। अब आप देखो, अगर हमने क्वेश्चन सेम रखा था, डाटा वही सेम रखा था, तो हमारे पहले वाले मेथड से भी आंसर 60 आया था, दूसरे वाले मेथड से भी हमारा अरिथमेटिक मीन 60 है। तो अगर आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर सेम आएगा। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड कहां पर लगता है, ये हर जगह नहीं लग सकता। ये वाला मेथड जो है वो लगता है, दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द डिफरेंस ऑफ आइटम्स इज सेम। ये मेथड वहीं पर लगेगा जहां पर डिफरेंस ऑफ आइटम सेम होगा। सेम का मतलब क्या है, अब देखो मैं आपको ऊपर वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला एग्जांपल। अगर मान लो हम स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं, तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड लग जाएगा। जिस तरीके से अज्यूम मीन मेथड लग गया, या मैं कहूं शॉर्टकट मेथड लग गया, उस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड भी लग जाएगा क्या, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ वहीं पे लगता है जहां पर डिफरेंस सेम होता है आइटम्स के बीच। 50 54 56, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है दोनों के बीच, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 2 का है, फिर 1 का है। तो इस तरीके से सबका डिफरेंस अलग अलग है, तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ उसी डाटा में लग सकता है जिस डाटा में हमारा आइटम्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n इनटू में i। तो यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मल्टीप्लाई करके i लिख दिया। तो i हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर एक और बात चेंज हुई है, यहाँ पर dx निकालने का तरीका आपका बदल जाएगा।
कैसे बदल जाएगा, ध्यान से सुनो। ए अज्यूम मीन आपको पता है, दूसरा सिग्मा डीएक्स। सिग्मा डीएक्स को हम क्या कहते थे, डीएक्स को हम कहते थे एक्स माइनस ए। डीएक्स का मतलब क्या होता था, एक्स माइनस ए। यहाँ पर भी एक्स माइनस ए है, कोई अलग बात नहीं है, एक्स माइनस ए। सिर्फ एक डिफरेंस आ गया, यहाँ पर जो डीएक्स निकालेंगे उसमें हम एक्स माइनस ए निकालने के बाद उसको आई से डिवाइड भी कर देंगे। जब हम एक्स माइनस ए निकालेंगे हर एक आइटम का, सिर्फ बाद में उसको हम आई से डिवाइड कर देंगे। अब आई से तो मल्टीप्लाई करना था, तो आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे। डीएक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स माइनस ए निकालेंगे, फिर उसको आई से डिवाइड कर देंगे। तो आई क्या होता है, आई होता है डिफरेंस ऑफ आइटम, और डिफरेंस ऑफ आइटम इस मेथड के अंदर सेम होना चाहिए। ये बात तो ऊपर कंडीशन दे रखी है फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। तो आई यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ आइटम। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट द सिंपल अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालना है, वेजेस दे रखा है। तो वेजेस किस तरीके से दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज है, आपको पता है हम इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पर देखो 6 लोगों की वेजेस दे रखी है, और हर एक वेजेस के बीच, या मैं कहूँ हर एक आइटम के बीच डिफरेंस जो है वो सेम है। 5 से 10 के बीच 5 का डिफरेंस है, 10 से 15 के बीच 5 का डिफरेंस है, 15 से 20 के बीच 5 का डिफरेंस है। हर एक आइटम के बीच में 5-5 का डिफरेंस है। तो इस तरीके की अगर सीरीज है, इस तरीके से डाटा दे रखा है जिसमें हर एक आइटम के बीच सेम डिफरेंस है, तो वहां पर स्टेप डेविएशन मेथड लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आई निकल के आएगा वो कितना होगा, 5, क्योंकि आई का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ आइटम। तो आई हमारा आ गया। अब अज्यूम मीन क्या लेना है हमें, हमारे पास ये एक्स है, इस एक्स में से हम कोई भी एक आइटम को उठाएंगे और उसको अज्यूम कर लेंगे। हमने 15 को अज्यूम कर लिया, 15 हमारा अज्यूम मीन हो गया। आई हमें पता चल गया, आई हमारा 5 है। हम डीएक्स निकाल लेंगे। डीएक्स मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे निकलेगा, डीएक्स निकलेगा यहाँ पर एक्स माइनस ए तो करोगे ही करोगे, साथ में डिवाइड बाय आई भी कर देना। तो एक्स माइनस ए क्या है हमारे सामने 15, और आई क्या है हमारे पास 5। आप हर एक आइटम का, हर एक एक्स का डीएक्स निकाल लो पहले। तो हमने किया क्या, 5 माइनस 15 कितना आएगा, -10। फिर -10 को डिवाइड कर दिया 5 से, -10 डिवाइड बाय 5 -2। उसी तरीके से हमने क्या किया, 10 हमारा एक्स है, तो 10 माइनस 15 -5, उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो -1 आ गया। उसी तरीके से हमने ये सारे वैल्यू निकाल दिए। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद तो ये जो x माइनस ए अपॉन आई था, जो हमने ये निकाला था, ये हमारा dx था, और dx को आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा dx, जो कि निकल के आएगा। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा सिग्मा dx निकलेगा 3। अब हमारे सामने फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है हमारे सामने a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n इंटू में आई। तो हम सिंपली इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस सिग्मा dx, a हमें पता है, सिग्मा dx पता है हमें, 3 आ गया। n हमें पता है, n कितना है 6, n क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि 6 है, इंटू में 5। हमें आई भी पता है, आई क्या होता है हमारा डिफरेंस ऑफ आइटम्स, तो हमारा आई कितना है 5। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेना, 3/6 इंटू 5 को निकल के आ जाएगा 2.5। तो 15 प्लस 2.5 आ गया हमारा 17.5। ये हमारा निकल के आ गया अरिथमेटिक मीन। तो इस तरीके से आप स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको मैं ऊपर शॉर्टकट मेथड यानी अज्यूम मीन मेथड और इस मेथड के बीच बेसिकली एक डिफरेंस बताऊं, या मैं सिमिलरिटी बताता हूं आपको। आप ध्यान से सुनो, ये सेकंड नंबर का मेथड और थर्ड नंबर का मेथड बेसिकली सेम ही है। आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये कितना सेम है। आप इसका फॉर्मूला देखो, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n इंटू में आई, और ऊपर फॉर्मूला देखो शॉर्टकट मेथड का a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n, सिर्फ इंटू में आई नहीं है। अब आप कहोगे dx निकालने का तरीका भी अलग है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर dx निकालने का तरीका क्या है। dx निकालने के लिए x माइनस ए तो वैसे ही करते हैं जैसे शॉर्टकट मेथड में करते हैं, डिवाइड कर देते हैं आई से। तो जब आपने इसको आई से डिवाइड कर दिया ना, तो आप उसको कंपेंसेट करने के लिए मल्टीप्लाई भी आई से कर देते हो। जब हम किसी वैल्यू को सेम ही नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट तो खत्म हो जाता है। तो हमने आई का इफेक्ट खत्म करने के लिए पहले उसको आई से डिवाइड किया, फिर उसके बाद उसको आई से मल्टीप्लाई कर लिया, और हमारा आई का इफेक्ट खत्म हो गया। हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बचा, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, और dx भी x माइनस ए ही बचा। आई से हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद में हमने आई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी हमने जितना कम किया था डिवाइड करने की वजह से उतना ही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमने कंपनसेट कर दिया, हमने अपनी ओरिजिनल वैल्यू को वापस निकाल लिया। तो सेकंड और थर्ड मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेकंड और थर्ड मेथड सेम है, सिर्फ यहाँ पर हम आई को डिवाइड कर देते हैं, फिर आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात वही है, बात वही जाती है। जिसको ये बात समझ में आई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है, आप अप्लाई करो, आंसर निकालो, आपका काम हो जाएगा। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज से अरिथमेटिक मीन निकालना देख लिया, तीनों मेथड को अप्लाई करा। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर पे डिस्क्रीट सीरीज का डाटा उठाएंगे, और डिस्क्रीट सीरीज के डाटा में इन तीनों मेथड्स को लगाएंगे, और उसके बाद देखेंगे अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। फिर उसी तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज को उठाएंगे, और फिर फाइनली जाकर हमारा सिंपल अरिथमेटिक मीन खत्म होगा। उसके बाद हम वेटेड अरिथमेटिक मीन देखेंगे।
तो डिस्क्रीट सीरीज हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि उसी से हमें आइडिया लगेगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हम आपकी नंबर ऑफ क्लास को इंक्रीज करेंगे, जल्दी जल्दी क्लासेस अपलोड करवाएंगे। तो अगर आपको क्लासेस समझ में आई तो आप उसका फीडबैक जरूर देना, क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, दोनों ही बातें बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो हम मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट क्लास में।